नमस्कार, मैं संजय मक्कू हूं और आप देश रोजाना देख रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में बात करेंगे हम आदमपुर की। आदमपुर हरियाणा का वह विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र जिस पर कि अभी 24 घंटे पहले लगभग मतदान हुआ है, यानी कि 3 नवंबर को आदमपुर विधानसभा के लिए उपचुनाव हुआ है और जिसके लिए अब चुनाव परिणाम का इंतजार करने के लिए लगभग 48 घंटे का इंतजार बाकी है। 6 तारीख को मतगणना होगी और 6 तारीख को मतगणना के बाद सुबह 10-11 बजे तक लगभग ये फाइनल हो जाएगा कि आदमपुर की जनता ने क्या पुरानी रिवायत कायम रखी या उसको बदल दिया। आदमपुर का उपचुनाव कई मायनों में दोस्तों बहुत अहम था। अहम इसलिए था कि एक तो विधायक कुलदीप बिश्नोई जो कांग्रेस के विधायक चुने गए थे, उन्होंने कांग्रेस के विधायक पद से इस्तीफा दिया, कांग्रेस छोड़ी, बाद में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और अपने पुत्र भव्य बिश्नोई को विधानसभा का टिकट दिलाया। दूसरा चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण था कि आदमपुर के अंदर चौधरी भजनलाल परिवार की चौथी पीढ़ी, यानी कि मान ले कि 5वां सदस्य विधानसभा में दस्तक देने के लिए तैयारी कर रहा है या तैयार है। और तीसरा, इस चुनाव की जो महत्ता इस बात को लेकर के थी कि इस विधानसभा उपचुनाव को हरियाणा के अंदर जो 2024 में लोकसभा के और विधानसभा के चुनाव होने हैं उसका इसको ट्रायल माना जा रहा था, उसका इसको सेमीफाइनल माना जा रहा था। दोस्तों, आदमपुर का उपचुनाव कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण था और कांग्रेस के लिए इसलिए महत्वपूर्ण था कि ये कांग्रेस पार्टी और उसके साथ साथ जो उनके वजीर आलम रहे हैं 10 साल तक, हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2004 से 2014 तक, जिन्होंने हरियाणा की कमान संभाली, उनके लिए एक संदेश देने के लिए अपनी पार्टी के आला कमान को कि हरियाणा की जनता अब भी उनको पसंद करती है, हरियाणा की जनता में अब भी उसकी से है। ये उपचुनाव भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए, उनके पुत्र दीपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए, कांग्रेस के नए नए बने प्रदेश अध्यक्ष उदयभान के लिए एक अग्नि परीक्षा थी। एक तरह से माने तो उनका यह एग्जाम था कि जिसके अंदर वो अपने आला कमान को यह बता दें कि उनके आला कमान ने, कांग्रेस आला कमान ने हरियाणा को लेकर के भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदयभान को जो नेतृत्व सौंपा है वो खाली नहीं है, कहीं ना कहीं वो काम आएगा। चुनाव परिणाम बताएंगे कि आखिर उसका रिजल्ट क्या रहता है। वो कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उदयभान, दीपेंद्र हुड्डा क्या अपने आला कमान को यह संदेश देने में कामयाब होंगे? आदमपुर की जनता उनकी जो भावनाएं हैं, उनकी जो उम्मीदें हैं, उसको परवान चढ़ाएगी या फिर उनको धूल दूसरित करेगी? दूसरी तरफ अग्नि परीक्षा थी मुख्यमंत्री मनोहर लाल की। दोस्तों, मुख्यमंत्री मनोहर लाल के दूसरे शासनकाल में, यानी कि जो टर्म 2 चली है, मनोहर पार्ट 2 की सरकार में यह तीसरा उपचुनाव हो रहा था। 2 उपचुनाव पहले हुए, पहला बड़ौदा में और दूसरा एलनाबाद में। बड़ौदा के उपचुनाव को कांग्रेस ने जीता और एलनाबाद के अंदर इनेलो जीत गई, अभय सिंह चौटाला दोबारा विधायक बन गए। लेकिन इन दोनों विधानसभा के जो उपचुनाव हुए थे, माने तो ना भाजपा को कोई नुकसान हुआ, ना कांग्रेस इनेलो को कोई फायदा हुआ। भाजपा को एक घड़ी फायदा माना जा सकता है और वो फायदा ये था कि दोनों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर बढ़ा, वोट परसेंटेज बढ़ा। अब बात फिर से वापस आदमपुर की। आदमपुर का विधानसभा उपचुनाव में आपसे पहले भी और फिर कह रहा हूं कि कई मायनों में महत्वपूर्ण था। हालांकि आदमपुर का विधानसभा उपचुनाव हरियाणा की राजनीति पर त्वरित प्रभाव कोई नहीं करने वाला, लेकिन आने वाला जो समय होगा, आने वाले जो विधानसभा चुनाव होंगे 2024 के अंदर, उस विधानसभा चुनाव में और 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर आदमपुर के इस विधानसभा चुनाव के परिणाम का बड़ा असर रहेगा। अब बात करते हैं चुनाव परिणाम से पहले जो और मतदान से पहले के जो हालात थे। दोस्तों, हमने भी, देश रोजाना ने भी आदमपुर के विधानसभा उपचुनाव को काफी पास से देखा, वहां के मतदाताओं के मन की बात भी जानी। एक बात तो बड़ी स्पष्ट थी और वो बात यह थी कि आदमपुर के लोग जो है, आदमपुर के जो मतदाता हैं, वो अपने निवर्तमान विधायक, यानी कि जो आज भाजपा के प्रत्याशी हैं भव्य बिश्नोई, उनके पिता जो कुलदीप बिश्नोई, जो इस समय भाजपा के बड़े नेता हैं, उनसे कहीं नाराज तो जरूर थी। आदमपुर के मतदाताओं की जो नाराजगी थी कुलदीप बिश्नोई से, वो नाराजगी यह थी कि विधायक बनने के बाद में, यानी कि जो ये वाला टर्म था, उसके अंदर खासकर कुलदीप बिश्नोई की अपने निर्वाचन क्षेत्र की जनता से दूरी। लोगों की शिकायत ये थी कि कुलदीप बिश्नोई उनके बीच नहीं रहते, उनकी बात नहीं सुनते और एक लंबा अरसा हो गया उनको देखते हुए, लेकिन विधायक उनके मन की बात नहीं जान पाते। यानी कि जो कुलदीप बिश्नोई उनके नेता थे, जिनको उन्होंने बड़े शिद्दत के साथ में 2019 के विधानसभा चुनाव में
भाजपा के प्रत्याशी के मुकाबले कांग्रेस के प्रत्याशी थे कुलदीप बिश्नोई उस चुनाव में, उनको बहुत बड़े अंतर से चुनाव जिताया था। लेकिन उनकी नाराजगी ये थी, विकास होना ना होना, काम होना ना होना, ये बात की बातें हैं, लेकिन उनकी नाराजगी ये थी कि उनका विधायक उनके पास ही नहीं होता, उनकी बात ही नहीं सुनता। और इस बात को जो हम आपसे कह रहे हैं, इसका एक परिणाम, इसका एक जो उदाहरण यह सामने भी आया कि यह नाराजगी, मतदाताओं की नाराजगी से वाकिफ थे भारतीय जनता पार्टी के नेता भी, भाजपा आला कमान भी और खुद कुलदीप बिश्नोई भी। 1 नवंबर को जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल की चुनावी रैली हुई आदमपुर मंडी के अंदर, तो उस रैली के अंदर कुलदीप बिश्नोई ने कई मर्तबा आदमपुर क्षेत्र की जनता से, आदमपुर क्षेत्र के मतदाताओं से हाथ जोड़कर माफी मांगी। कुलदीप बिश्नोई ने यह भी कहा कि भाई अगर किसी को कोई नाराजगी हो, किसी ने ये नाराजगी हो कि मेरी चाय को नहीं पी, मेरा पानी को नहीं पिया, तो इस बात पे नाराज ना होना। कुलदीप बिश्नोई को एहसास तो था कि उसके मतदाता, आदमपुर के मतदाता उनसे नाराज हैं, लेकिन वे कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट भी थे कि भले ही नाराजगी है, पर इस नाराजगी को वो वोटों के रूप में नहीं निकालेंगे। और इस बात का एक उदाहरण इस बात में ले सकते हैं कि कुलदीप बिश्नोई ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के सामने और मंच पर कई बार इस बात को कहा कि उनके क्षेत्र की जनता उनसे नाराज तो हो सकती है, लेकिन वोट उन्हीं को देगी। अब मतदाताओं ने उस नाराजगी को कहीं वोट के रूप में तो नहीं उतार दिया, यह तो पता लगेगा जब चुनाव परिणाम आएंगे। लेकिन दोस्तों एक बात जरूर कहेंगे, अब सीधे सीधे आपके साथ चल रहे हैं मतदान वाले दिन पर, मतदान किस प्रकार से हुआ। आदमपुर मंडी और आदमपुर गांव, ये दोनों गढ़ माने जा रहे थे कुलदीप बिश्नोई का। आदमपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंदर लगभग 75% मतदान हुआ है, लेकिन आदमपुर मंडी जो थी उसके अंदर 15 बूथ थे, बूथ नंबर 54 से बूथ नंबर 69 तक, और उन 15 बूथ के अंदर 14,840 वोट थी, जिनमें से 9,727 वोट पोल हुआ, यानी कि लगभग 66%। मान लें कि आदमपुर मंडी के अंदर मतदान प्रतिशत कम रहा। वो मतदान प्रतिशत कम क्यों रहा? वो क्या नाराजगी की वजह से कम रहा या उसके पीछे कोई और कारण था? यह जिस दिन मतगणना होगी उस दिन इसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे। दूसरा एक और जो मैं आपसे जिक्र कर रहा था आदमपुर गांव का, और आदमपुर गांव में 69 से लेकर और 74 तक ये 6 बूथ थे। आदमपुर गांव में 5,724 मतदाता थे, जिनमें से 4,363 ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, यानी कि 76% वोटिंग हुई। मान लें कि जो आदमपुर का जो पूरे विधानसभा क्षेत्र का जो रेशियो था, आदमपुर गांव ने उसी अनुपात में अपना वोट दिया, लेकिन आदमपुर मंडी में वोटिंग कम हुई। इसके साथ साथ आपसे एक चर्चा करूंगा बालसमंद गांव की। बालसमंद गांव बड़ा गांव था, इसके अंदर भी 14 बूथ थे, और बालसमंद गांव से इनेलो के प्रत्याशी कूड़ाराम आते थे। 74% वोटिंग हुई। बालसमंद गांव वो था जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी रैली करी, दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी रैली करी, और दुष्यंत चौटाला ने भी रैली करी, जेपी और भव्य बिश्नोई दोनों ने पूरा जोर लगाया। दोस्तों एक बात और बताएंगे आपको यहां साथ साथ कि आदमपुर के अंदर जो विधानसभा का उपचुनाव हुआ, इस चुनाव के अंदर विकास का मुद्दा कहीं गौण था। आदमपुर के चुनाव के अंदर अगर हम ये कहें कि जातिगत आधार पर लोगों ने वोट करने को तवज्जो दी, प्राथमिकता दी, तो कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं है। ये आदमपुर के प्रवास के दौरान हमने जो वहां बड़े नजदीक से देखा, आदमपुर मंडी और आदमपुर गांव, ये 2 ऐसे एरिया थे जहां पर बिश्नोई बाहुल्य एरिया था। इसके साथ साथ वहां शहरी मतदाता थे, कुछ पंजाबी वोटर थे, महाजन वोटर थे, अग्रवाल वोटर थे, और उन सभी वोटरों के अंदर जो एक बात देखने को आई, तो उनके मन में कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई थे। चौधरी भजनलाल के नाम पर वो वोटिंग कर रहे थे। आदमपुर मंडी में ही एक लाइन पार का एरिया था, रेलवे लाइन क्रॉस करके, जो वहां का क्षेत्र था उसके अंदर खासकर दलित समुदाय की वोट बहुतायत में थी, और वहां पर लोग कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान का नाम ले रहे थे, यानी कि उदय भान के नाम पर वोट देने की बात चलती थी। तो मान लें कि जो मैं आपको बता रहा हूं कि आदमपुर के चुनाव के अंदर विकास का मुद्दा कहीं गौण था, और जातिगत मुद्दों पर, जातिगत बातों पर, जातिगत आधार पर लोग मतदान करने की तरफ ज्यादा अग्रसित थे। दोस्तों इसके साथ साथ अब दूसरी बात पे आते हैं कि आखिर चुनाव के दिन माहौल कैसा रहा। चुनाव के दिन जिस प्रकार का माहौल था, जिस प्रकार से मतदाताओं की कतार दिखी, उसके अंदर एक बात स्पष्ट थी कि जो जिस पार्टी के पक्ष में मतदान करने जा रहा था, उस पक्ष के लिए, उस अपने प्रत्याशी के लिए मतदाताओं में पूरा जोश और जुनून था। जहां भव्य बिश्नोई और कुलदीप बिश्नोई के समर्थक थे, चौधरी भजनलाल के समर्थक थे, भाजपा के समर्थक थे,
वहां वो बोलते थे कि एक तरफा लहर भव्य बिश्नोई की, एक तरफा लहर भाजपा की है। और जब कांग्रेस समर्थक लोग थे वहां सीधी बात आती थी कि जेपी को कोई रोक ही नहीं रहा। अब चुनाव परिणाम बताएंगे कि जेपी आगे रहते हैं या भव्य आगे रहते हैं, लेकिन एक बात जरूर तय है, जो वहां दिखने में आया चुनाव से पहले, मतदान से पहले और मतदान के दिन भी, वो यह तो बड़ा स्पष्ट संकेत था कि आदमपुर का जो मुख्य मुकाबला है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस यानी कि भव्य और जेपी के बीच होने जा रहा है। इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी कूड़ाराम और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सत्येंद्र सिंह कहीं इस चुनावी रेस से बाहर दिख रहे थे। दूसरी बात जो स्पष्ट देखने को और सामने आई वो यह थी कि जो भव्य बिश्नोई के पक्ष में जो लोग मतदान कर रहे थे, यानी कि जिन्होंने भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान किया, उन लोगों के मन में एक बात बड़ी साफ देखने को मिल रही थी और उनके अंदर एक उम्मीद थी, एक आशा थी कि आने वाले समय में यानी कि 2 साल तक हरियाणा के अंदर अभी सरकार भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की चलने वाली है और वे सरकार के साथ साझा होकर जो विकास की पटरी से आदमपुर उतर चुका था उसको वापस ले आएंगे। और दूसरी बात, जो जयप्रकाश के समर्थन में वोट कर रहे थे, जिन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा और उदय भान के कहने से मत दिया, उनके चेहरे को देखकर वोटिंग की, उनके दिलो दिमाग में कहीं यह उम्मीद थी कि आने वाला समय बदलेगा, आने वाला युग बदलेगा, हरियाणा प्रदेश की सरकार बदलेगी और वे उसके हिसाब से चलेंगे। दोस्तों, चुनाव परिणाम कैसा रहेगा यह तो स्पष्ट होगा 6 तारीख को सुबह 11 बजे, लेकिन जो लबोलुआब वहां का नजर आ रहा है वो ये है कि आदमपुर के अंदर कांटे की टक्कर है। अगर माना जाए तो इस लड़ाई के अंदर भव्य बिश्नोई भारी पड़ते हुए दिख रहे हैं। सरकार प्लस भजनलाल परिवार के प्रति लोगों का जोश, लोगों का जुनून, और उसके साथ साथ तीसरी बात कि आने वाले समय में विकास कार्यों की रफ्तार बढ़ने की उम्मीद। मान लिया जाए कि भव्य बिश्नोई के पक्ष में जो मतदान करने वाले लोग हैं उनके अंदर 3 बातें हैं। एक तो आदमपुर का डेवलपमेंट, दूसरा सरकार के साथ चलने का उम्मीद और तीसरा भजनलाल परिवार के प्रति उनकी निष्ठा। और दूसरी तरफ जिन लोगों ने कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश के पक्ष में मतदान किया उन लोगों के अंदर भी 3 बातें हैं। एक हरियाणा के अंदर सरकार बदलने की उम्मीद, दूसरा आदमपुर की जो रिवायत बदलने की उनकी उम्मीद, और तीसरा जयप्रकाश के रूप में भजनलाल परिवार को 58 साल बाद एक प्रकार से चुनौती देने का साहस। मान लिया जाए कि इन दोनों जो 3 मामले थे, 3 मुद्दे हैं, 3 अवधारणाएं हैं, उनके बीच में चुनाव चला, लोगों ने मतदान किया और इस मतदान का परिणाम वैसे तो 6 तारीख को सामने आएगा, लेकिन जो उम्मीद जताई जा रही है वो उम्मीद ऐसी लग रही है कि भव्य बिश्नोई इस चुनावी वैतरणी को पार करने जा रहे हैं। जयप्रकाश ने हालांकि चुनाव बड़े अच्छे से लड़ा, बहुत सख्त मुकाबले में लड़ा। एक बात और आपको ध्यान रखनी होगी कि जेपी तीसरी पीढ़ी के सामने चुनाव लड़ रहे थे। जेपी लोकसभा का चुनाव चौधरी भजनलाल से हार चुके हैं, विधानसभा का चुनाव कुलदीप बिश्नोई से हार चुके हैं और ये तीसरा उपचुनाव वे लड़ रहे थे भव्य बिश्नोई के सामने। चुनाव परिणाम क्या होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन जिस प्रकार से कांटे का संघर्ष आदमपुर में देखने को मिला, 6 तारीख को परिणाम भी रोचक होंगे। चुनाव परिणाम पर देश रोजाना आपसे 6 तारीख को फिर से चर्चा करेगा। इसी प्रकार की वीडियोस, इसी प्रकार की जानकारी के लिए जुड़े रहिए देश रोजाना के साथ, देखते रहिए हमें। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।